Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic which is NCF 2005 जो कि CTET का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको CTET के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो टॉपिक को अच्छे से समझना और टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैंने आपका जो RTEF 2009 था उसके बारे में डिस्कस किया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो उसे एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। यस, तो यहाँ से हमारा जो NCF है यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, तो हम इसको NCF कहते हैं। जो NCF है इज़ वन ऑफ द 4 NCF पब्लिश्ड इन 1975, 1988 और 2000 एंड 2005 बाय NCERT इन इंडिया। अब जो NCF क्या कहता है, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कि वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना हो, वो बाल केंद्रित हो। हमें बच्चों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा हमें देनी चाहिए स्कूलों में। NCF 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है, यानी जो 22 भाषाएं हमें संविधान की 8वीं सूची में दी गई हैं उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि NCF 2005 का जो अनुवाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। और यहाँ पे है NCF 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया, यानी जो NCF 2005 था उसको किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो उसको प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट लाइन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य। तो जो हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 थी उसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। तो आइए उन उद्देश्यों के बारे में देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य दिए। तो यहाँ पे वो पाँच नहीं, यहाँ पे कुछ मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं, 5 ही हैं। देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं उसको हम स्कूल में सीमित ना रख के जो स्कूल के बाहरी जीवन है उससे भी हमें बच्चों का जो ज्ञान है उसको जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका जो ज्ञान है वो स्कूल के ही अंदर है और बाहर की चीज़ों के उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं दे रहे हैं। स्कूल की शिक्षा के साथ साथ हमें उन्हें बाहरी शिक्षा भी देनी चाहिए। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। जो रटन प्रणाली होती है ना, तो जो रटन प्रणाली होती है वो बिल्कुल भी फलदायक नहीं होनी चाहिए। तो हमें जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं उसको एकदम से रटन प्रणाली से तो मुक्त किया जाए। हमें बच्चों को रटाने की जगह उन्हें समझने पर फोकस करें कि बच्चे उस चीज़ को ना रटे बल्कि उसे समझे। तो ये प्रणाली हमें अपनानी चाहिए। और यहाँ पे है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। जो पाठ्यचर्या है बच्चों की वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। होता है ना कि भाई जो किताबों में लिख गया ठीक है, उतना ही हमने बच्चों को बताया, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें बाहरी ज्ञान भी देना चाहिए और रटन प्रणाली से भी मुक्त करना चाहिए। और साथ साथ जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं वो उनकी पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होकर थोड़ा इधर उधर का भी हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाए, उन्हें बाहर के आप नॉलेज ना दो, जो किताबों में लिखा है आपने बस उन्हें वही बता दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो बच्चे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ बुक्स पर डिपेंड नहीं होने चाहिए। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपको उन्हें और भी चीज़ों का ज्ञान देना चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उनको अलग अलग गतिविधियों से हम जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। और यहाँ पे देखिए नोट करके दिया है, बिना भार के अधिगम या लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि 1993 रिपोर्ट बेस्ड है। यानी एक 1993 में रिपोर्ट आई थी जिसके द्वारा क्या था कि हमें जो बच्चों को लर्निंग कराना चाहिए, यानी जो हमें बच्चों का अधिगम कराना चाहिए वो बिना भार के, यानी बच्चों पर ऐसा ना हो, बच्चों को ये ना लगे कि जो हम सीख रहे हैं वो एक बर्डन की तरह है। उन्हें बर्डन रहित शिक्षा दी जानी चाहिए। वो खेल खेल में पढ़े, कोई चीज़ है बच्चे उसे इंटरेस्ट के साथ सीखें। उन्हें ऐसा ना लगे कि हमें उन्हें ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है या फिर हम पे बहुत ही बर्डन सा है। होते ही ना, आपने देखा होगा, आप एक मूवी देखी होगी, क्या नाम है उस मूवी का, छिछोरे, हाँ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत था।
उसमें वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है अपने लड़के को। तो उसके लड़के पे क्या था, उसके लड़के पे ना पढ़ाई का प्रेशर था, एक बर्डन सा था। तो हमें बच्चों पर पढ़ाई का तो बिल्कुल भी प्रेशर या बर्डन नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें इंटरेस्ट के साथ, उन्हें रुचि लेकर बच्चों को अधिगम कराना चाहिए। तो ये हमारी एनसीएफ हमें कहती है। और अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आप बच्चों को एक पढ़ाई को एक बोझ ना समझकर, यानी बच्चे, अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप बच्चों को जो पढ़ाएं बच्चे उसे इंटरेस्ट के साथ सीखें। ये ना कि वो बच्चों पर बोझ लग रहा है या फिर बच्चों को लग रहा है कि भाई क्या है ये पढ़ाई, तो एकदम बर्डन सी है, हमसे नहीं हो रही, तो ऐसे फिर बच्चे पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे है एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। जो आपका एनसीएफ 2005 है वो आपकी 5 विधियों पर जोर देता है। तो वो 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं। तो ये आपकी 5 विधियाँ हैं करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को जब ज़्यादा समझ में आता है जब आप उसे एक्सपेरिमेंट कराते हो। साइंस में आपने देखा होगा, आपने थ्योरी पढ़ा दी तो बच्चों को इतना कुछ क्लियर नहीं होगा, पर आप लेबोरेटरीज में जाके उन्हें जो एक्सपेरिमेंट कराते हो तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चों को करके सिखाना चाहिए। निरीक्षण विधि, उन्हें निरीक्षण विधि यानी जो बच्चों को लेके जाते हैं ना विजिट पर, तो वहाँ पे वो निरीक्षण करते हैं, तो वहाँ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड के द्वारा। सामूहिक विधि, ग्रुप लर्निंग, हमें बच्चों के अंदर ग्रुप लर्निंग, यानी अगर उन्हें सिंगल ना बिठा के अगर उन्हें ग्रुप में बिठाएं, ग्रुप लर्निंग कराएं तो ज़्यादा बेटर होता है। मिश्रित विधि यानी मिक्स्ड मेथड से भी हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है। और जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। जो आपके टीचर हैं वो फैसिलिटेटर होने चाहिए बच्चों के, कि जो बच्चों को हर चीज़ में उन्हें सुविधा प्रदान करें। अगर बच्चे कहीं फंस जाते हैं कि कोई आपने कोई सवाल दिया उसमें बच्चे फंस रहे हैं, तो आपको स्कैफोल्डिंग आपको करनी चाहिए। अभी हमने पिछली वीडियो में जो पिछली वीडियो थी उसमें स्कैफोल्डिंग के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस तरीके से जो शिक्षक की भूमिका बच्चों के लिए एक सुविधाता की जैसी होनी चाहिए, जो उन्हें सुविधा प्रदान करे। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी मल्टी लैंग्वेजिज्म होना चाहिए जो अंग्रेजी भाषा सिखाने का उद्देश्य है। यस, तो यहाँ पे देखिए एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, जो एनसीएफ आपका 2005 है वो करके सीखने पर बल देता है। ये अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो बच्चे हैं वो करके ज़्यादा सीखते हैं। जब आप उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कराओगे तो बच्चों को ज़्यादा वो ध्यान में चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे बात आती है सामाजिकरण की, जो कि सोशलाइजेशन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट की नज़र से हम इसे देखें तो। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यानी समाजीकरण क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है। जब वो समाज में जाता है, समाज में उठता है, बैठता है, वहाँ की परिस्थितियों को देखता है, तो बच्चा ज़्यादा वहाँ से ग्रहण करता है। और जो सामाजिक प्रक्रिया होती है, सोशलाइजेशन होता है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है आपके डेवलपमेंट की तरह। बस डेवलपमेंट ये होता है कि वो आपका वूम टू टूम चलता है, बट जो समाजीकरण है वो वूम से नहीं होता, क्योंकि वूम में तो बच्चा अकेला ही रहता है। जब वो समाज में आता है तब उसका समाजीकरण होता है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि इन्फेंसी टू डेथ तक आपका सोशलाइजेशन होता है, बट डेवलपमेंट आपका वूम टू टूम रहता है। यहाँ पे देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया, जो समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होती है, यानी किन किन प्रक्रियाओं से जो समाजीकरण है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे पालन पोषण है कि बच्चों का पालन पोषण कैसा है, सहयोग क्या है, अनुकरण क्या है, और पुरस्कार एवं दंड, ये ऐसी प्रक्रिया है जिनसे आपका समाजीकरण प्रभावित होता है। यस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समाजीकरण की समाजीकरण की इकाइयाँ दी हुई है, जैसे कि आपकी फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली से भी आपका सोशलाइजेशन होता है। आपके विद्यालय, टीचर्स हो गए, आपके मीडिया हो गए, तो ये सभी क्या है, समाजीकरण की इकाई है जिनसे आपका समाजीकरण होता है, जिनसे आपका सोशलाइजेशन होता है। बच्चे के समाजीकरण के मुख्य 2 तरह की एजेंसियाँ होते हैं, जो बच्चे में समाजीकरण करती हैं, वो 2 प्रमुख आपकी एजेंसियाँ होती है, जिसमें फर्स्ट है आपका एक्टिव एजेंसी और सेकेंड है आपका पैसिव, जो सक्रिय और निष्क्रिय। तो जो सक्रिय, जहाँ पर बच्चा थोड़ा एक्टिव होता है, ठीक है, जहाँ बच्चा सक्रिय होता है बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चा बहुत ही सक्रिय है और बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वो आपकी एक्टिव एजेंसी होती है। तो बच्चा सक्रिय कहाँ होता है और बच्चे पर सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, जब वो अपनी फैमिली, दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार और स्वस्थ क्लब या फिर स्कूल वगैरह में होता है, तब बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है समाजीकरण का, तो उसे हम एक्टिव एजेंसी कहते हैं। और पैसिव एजेंसी है जो निष्क्रिय एजेंसी होती है,
जहाँ पर बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, यानी समाजीकरण का बच्चे पर जहाँ पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो हमारी पैसिव एजेंसी, जैसे कि आपका पुलिस स्टेशन हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, है ना। तो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय में बच्चा कोई किसी से मतलब थोड़ी ना रखता है, लाइब्रेरी जाते हो अपना अपना पढ़ते हो, तो वहाँ पर बच्चों का जो समाजीकरण है उसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। बट आप फैमिली में रहते हो, फ्रेंड के साथ रहते हो, आप एक दूसरे से बात करते हो, रिलेटिव्स के घर जाते हो तो वहाँ पे भी आप एक दूसरे से बात करते हो, तो वहाँ पर टच में रहते हो, तो वहाँ पर बच्चा बहुत ही सक्रिय रहता है और बच्चे पर सामाजिकरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, उसकी दो एजेंसियाँ होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जहाँ पर बच्चे सक्रिय हो और पैसिव जहाँ पर बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, बच्चा सक्रिय ना हो। जैसे पुलिस स्टेशन जाएगा तो बच्चा एक एक से थोड़ी ना बात करेगा, लाइब्रेरी जा रहा है तो बच्चा लाइब्रेरी जाएगा, अपना पढ़ेगा और फिर वहाँ से आ जाएगा, थोड़ी ना कि गप्पे शप्पे मारेगा, ऐसा भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर भी बच्चे एक दूसरे से नहीं बोलते, आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे तो आप अनजान व्यक्ति से ऐसे थोड़ी ना बातें करने लगते हो, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, तो वहाँ पर बच्चे का जो सोशलाइजेशन का प्रभाव है वो सीधा नहीं पड़ता, तो इस वजह से हम इसे पैसिव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय।